डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी किया उसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ इकोहन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स by reducing the given matrix into normal form, or you may say in canonical form. And after that हम लोगों ने जो स्टडी किया कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का किस तरीके से यूज करते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने दो तरीके की इक्वेशंस को डिस्कशन में लिया, एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, ये हम लोगों ने स्टडी किया। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वह गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। मतलब गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आज हम लोग बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, क्योंकि these set of vectors are said to be linearly dependent if there exists scalars a1, a2, a3 dot dot an, not all zero, such that a1 into x1 plus a2 into x2 plus a3 into x3 and plus dot dot plus an into xn equals a null vector। सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे यदि उस सेट ऑफ वेक्टर्स में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उनका सम लेकर के एक नल मैट्रिक्स के इक्वल करें और इक्वल्स करने के बाद हम उसको सॉल्व करें, तो जो a1, a2, a3, an अननोन स्केलर्स हम लोगों ने कंसीडर कर रखे हैं, उन अननोन स्केलर्स की वैल्यूज सब के सब अननोन स्केलर्स की वैल्यू जीरो ना आए। एक आध जीरो हो सकते हैं लेकिन सबकी जीरो ना आए। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बस थोड़ा सा खाली समझना है। द सेट ऑफ वेक्टर्स यू मे से x1, x2, x3 and dot dot xn are said to be linearly independent, ये बोला जा रहा है आपसे, said to be linearly independent if there exists scalars, a1, a2, a3 and dot dot an, such that a1 into x1 plus a2 into x2 plus a3 into x3 and plus dot 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 plus an into xn equals a null vector, and this implies a1 equals a2 equals a3 equals an is equal to 0। देखा जाए दोनों ही डेफिनेशंस में बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी ये कहा जा रहा है, यही लाइन लिखी हुई है
यहाँ भी सेम लाइन लिखी हुई है। बट कहा जा रहा है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो अननोन नॉन जीरो स्केलर्स हैं a1 a2 a3 an, जो अननोन स्केलर्स हैं, यदि सॉल्यूशन निकालने पर उन अननोन स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही हैं तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और अगर सबकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, एकाध की 0 आ भी जा रही है, तो सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। अब जरा सा इसको फिर से समझा जाए कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स आप लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये सेट ऑफ वेक्टर्स को अगर ध्यान से देखा जाए, दोनों में ही आपने लिखा डेफिनेशन में, लीनियरली डिपेंडेंट का भी डेफिनेशन देते समय और लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी डेफिनेशन देते समय सीधे आपने इसको लिखा था ax इज इक्वल टू 0। अगर समझा जाए तो a क्या है, अननोन स्केलर, हम कहते हैं लैम्डा भी कह सकते हैं, लैम्डा x इक्वल्स 0 एंड x इज नोन वेक्टर्स। तो अननोन स्केलर्स के साथ नोन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने पर कहा जा रहा है यह क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो कहा जा रहा है अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और समझें तो लगेगा कि तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। और अगर ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सलूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आपको याद दिलाते हैं। आपको याद होगा भी कि अगर इस तरीके का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इज इक्वल टू 0, तो इसे आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में अगर याद आ रहा हो तो आप कहते थे कि सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ऑलवेज। मतलब अगर दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो हर हालत में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए कहा जाता है सबसे पहले फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है कहा जा रहा है इसका पहले रैंक फाइंड आउट करिए। अब जब रैंक आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मालूम है कि दो पॉसिबिलिटी आकर करेगी। वो जो दोनों पॉसिबिलिटी आकर करेगी, पहला ये हो सकता है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम हो। ये देखा जाए n डिनोट्स नंबर ऑफ अननोन। तो आपने कहा जब हम रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते समय हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उनके इक्वल होगा, या रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हुआ तो आप कहते थे कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वह सॉल्यूशन एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस तुच्छ हल। और तुच्छ मतलब कि जो अननोन्स हैं इसमें ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0, मतलब जितने भी अननोन आएंगे ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तो उस कंडीशन में एक दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अनेकों हल मिलेंगे उस प्रॉब्लम के, एक दो हल नहीं मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलिए आप या मेनी सॉल्यूशन बोलिए, और इसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन के बजाय हम यहाँ यह भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स आप समझिएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जितने भी अननोन, जितने भी अज्ञात राशियां आएंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन वहां पर वैल्यू क्या होगी, दैट विल नॉट बी फिक्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेकर के आएगा, एक दो सॉल्यूशन लेके नहीं आएगा। तो ये तो आपने कहा कि अगर दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में आपने कहा
कि हर हालत में उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, ऐसी कोई संभावना बनती ही नहीं है कि जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सलूशन ना मिले। अब जब होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन पाना चाहते हैं, ये तो कंफर्म है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो सलूशन मिलेगा। सलूशन मिलेगा तो सलूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे का, उसके लिए सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करिए। रैंक फाइंड आउट करेंगे, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगा या तो रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हुआ तो उस कंडीशन में यूनिक सलूशन, या दूसरे शब्दों में कहें ट्रिवियल सलूशन मिलेगा। और ट्रिवियल सलूशन या यूनिक सलूशन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या निकलता है, तो आप सीधे कह सकते हैं जितने भी अननोन्स मिलेंगे हर एक अननोन की वैल्यू 0 होगी। ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर रैंक आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम आया, मान लीजिए जो आपको दिया गया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, आपने रैंक निकाला तो 2 आ गया और नंबर ऑफ अननोन 3 थे, तो इसमें 2 इज लेस देन 3, तो नंबर ऑफ अननोन से कम होने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हुआ मेनी सॉल्यूशंस, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये मैंने खाली आपको याद दिलाने के लिए ये लिख रखा था, क्योंकि इसकी अभी हमें तुरंत जरूरत आएगी, और आपको इसलिए याद दिला देते हैं ताकि आपको पन्ना पलटकर पीछे देखने की जरूरत न पड़े, सिर्फ रिवीजन आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत आ जाए। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट the row vectors, ये कहा गया क्वेश्चन, सो दैट द रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, यह है आपका, आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है कि सो दैट द मैट्रिक्स आर लीनियरली, मतलब लिखा गया है इनडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है। क्या जरा, एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया गया और मैट्रिक्स में रो वेक्टर्स की बात की गई है, तो एक वेक्टर ये कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा वेक्टर ये, सॉरी देख, पहले तो ये देख लिया जाए कि जो मैट्रिक्स दिया गया किस ऑर्डर का है। तो आप देखेंगे इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया आपका थर्ड रो, ये हो गया। और बात किस की गई है, रो वेक्टर्स। तो रो वेक्टर्स की बात की गई है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम लोगों ने कहा दिया लेट x1 इज इक्वल टू, रो वेक्टर्स में 1 -1 0, इस तरीके से ले लिया। x2 इज इक्वल टू 2 3 -2, ये ले लिया गया। और x3 इज इक्वल टू, सॉरी ये हम लोगों ने कॉलम वेक्टर लिख दिया है, रो वेक्टर्स की बात की गई है। तो फर्स्ट रो आप देखें x1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख लेते हैं 1 2 -2, x2 इज इक्वल टू सेकेंड रो वेक्टर्स ले लेते हैं -1 3 0, थर्ड रो वेक्टर्स ले लेते हैं x3 इज इक्वल टू 0 -2 1, ये आपको दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, सो दैट द रो वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो पहले इसमें तो रो तो आपको ढूंढना था, तो आपने कहा ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और नाम दिया गया रो वेक्टर्स। तो कहा मान लेते हैं जो पहला रो वेक्टर है उसे x1 से डिनोट कर दिया, दूसरे रो वेक्टर को x2 से डिनोट कर दिया, और तीसरे वेक्टर्स को, रो वेक्टर्स को x3 से डिनोट, और कहा जरा दिखाइए कि दीज रो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फॉर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, किन्हीं सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए या लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए
एक ही क्राइटेरिया आपके सामने लिखा गया था कि जो वेक्टर्स हैं उसमें स्केलर्स से मल्टीप्लाई करते हुए उनके साथ उनको सम करने पर क्या रखा जाए, नल वेक्टर्स लिखा जाए। तो कहा फॉर लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमने ऐसे लिखा है, लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वी हैव क्या, वो आप बताएं, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब x3 तक ही अभी थोड़ी देर पहले आपको सब डेफिनेशन दिया गया था कि सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब कहते हैं। तो सेट ऑफ वेक्टर्स आपने लिया था x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, n सेट ऑफ वेक्टर्स लिया था और हर एक के करस्पॉन्डिंग n स्केलर्स लिया था। तो क्या किया था आपने, हर एक वेक्टर में उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए सम किया था आपने। क्योंकि यहाँ 3 वेक्टर से ही आपको दिए गए हैं तो इसलिए हम लोगों ने लिया a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1 का। दैट इज, इसको फिर से लिखा जाए, a1 अननोन स्केलर, यही अज्ञात राशियां हैं a1 a2 a3 और x1 तो आपको दिया गया है, ये लिख दिया 1 2 -2 पहला रो वेक्टर प्लस a2 x2 दूसरा रो वेक्टर लिखा जाए तो जगह -1 3 0 प्लस तीसरा रो वेक्टर लिखा जाए, ये हो गया 0 -2 1, ये तीसरा रो। चूंकि यहाँ हर एक रो वेक्टर में 3 एलिमेंट्स आए हैं तो जो नल मैट्रिक्स लिखा, नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में 3 एंट्री देंगे और 3 एंट्रीज जो होंगी, 3 एलिमेंट्स जो होंगे वो भी सबके सब क्या होंगे, जीरो। क्योंकि आप नाम ही दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो। ये लिख दिया आपने। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 1 से a1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू a1 आएगा। फिर करस्पॉन्डिंग पे जाइए, यहाँ प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया हमने। फिर -1 में a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू a2 आएगा। ऐसे फिर पहला एलिमेंट यहाँ लेते हैं, प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख दिया, 0 इंटू a3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के पहले एलिमेंट पे आएंगे 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गया। ऐसे दूसरे के साथ करेंगे, 2 से a1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 आएगा, प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख दिया हमने। 3 से a2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3a2 आएगा, प्लस -2 से a3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू a3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। शायद आपको प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं, -2 से a1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू a1 आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा। 0 से a2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू a2 लिखेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या 0 हो जाएगी, लेकिन आपके समझने के लिए हमने लिखा है 0 इंटू a2 प्लस, फिर प्लस आया तो प्लस लिख दिया। 1 से a3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू a3 आएगा और इज इक्वल टू लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 0। अब देखेंगे इसको तो लग रहा है क्लास 7th की मैथमेटिक्स हो गई, कक्षा 7 की गणित। बहुत सारा इक्वेशंस ऐसे आपने सॉल्व किया होगा, 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा होगा या 0 लिख दिया। फिर ऐसे लिख दिया 2x माइनस 3y प्लस z या 1z इज इक्वल टू 0। फिर लिख दिया x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो देखा जाए यहाँ a1 a2 a3 है, यहाँ इसकी जगह पे x y z है, यहाँ स्केलर्स के रूप में 1 2 -2 है, यहाँ स्केलर 2 3 2 1 है। तो क्या हुआ, क्लास 7th की मैथमेटिक्स बन गई। अब अगर एक कक्षा 7 की गणित बन गई है तो आपने यह भी पढ़ रखा कि ऐसे ही क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स आए हुए हैं हर एक वेरिएबल्स की घातें पावर्स 1 है और 1 होने के कारण इसे हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ भी तो a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 के पावर्स क्या है, 1 है। इसका मतलब यह भी क्या है,
लीनियर इक्वेशन है। ये थ्री इक्वेशंस एक साथ आ रहे हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का राइट हैंड साइड जीरो है, तो आप याद करिए कि ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ जीरो होता है, यहाँ वन होता है, यहाँ टू होता है, या यहाँ वन होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ माइनस वन होता है, तो इसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ना बोल के हम लोग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई हो कि सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तो पहले जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए होते हैं उन्हें क्रमशः हम x1, x2, x3, x4 इस तरीके से मान लेते हैं। फिर यह चेक करने के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उस सेट ऑफ इक्वेशंस हम लिखते हैं और लिखने के बाद उनको हम एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए, इसे कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स नाम ही है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब समझते हैं ना गुणांक। तो देखिए A1 का गुणांक क्या है 1, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने 1। A2 का गुणांक क्या है -1, ये लिख दिया -1। A3 का गुणांक क्या है 0, इसको लिख दिया 0। ऐसे ही तीनों इक्वेशंस के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 और फिर हो गया -2। तीसरे इक्वेशन में लिखेंगे -2, 0 और ये हो गया आपका 1। तो ये कुल मिला के आपका क्या बन गया, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमें रैंक निकालना है और रैंक निकालने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे उसका नाम है इकहान फॉर्म। इकहान फॉर्म में आप करते क्या है, आप कहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री हो, तो ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 तो जीरो नहीं है तो नॉन जीरो हो गया। अब 1 है, इस 1 की हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। 2 को भी जीरो बनाना है और 3 को भी जीरो बनाना है। 2 किस रो में है, सेकंड रो में। -2 किस रो में, थर्ड रो में है। तो इसका मतलब R2 वाले को जीरो बनाना, तो लिखने का प्रोसेस आपको मालूम है, R2 goes to R2, और R3 वाले को जीरो बनाना तो आप लिखेंगे R3 goes to R3। अब ये 2 जीरो अपने आप नहीं ना बनेगा, 2 में से 2 निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब माइनस किया, कितना 2। ये -2 अपने आप जीरो नहीं बनेगा, -2 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस लगाया और कितना ऐड करना पड़ेगा 2। हेल्प किसका लेना है, R1 का, ये लिख दिया R1 और यहां भी लिख दिया क्या R1। सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या फर्स्ट रो में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसे रह गया। लेकिन सेकंड रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं R2 गोज, मतलब R2 में बदलाव हो रहा है, चेंजिंग करने जा रहे हैं क्या 2 में, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा -2, तो 2 - 2 0। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 0 में मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, ऐड करें तो ये फाइनली क्या आ जाएगा -2 ही आएगा। ऐसे यहाँ कर रहे हैं 2 से अब मल्टीप्लाई करें तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करें 2 आएगा और -2 को 2 के साथ ऐड करेंगे 0 आएगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया और 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 + -2 बराबर कितना हो गया -2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया। अब आप चाहते हैं, देख रहे हैं कि सेकंड रो की स्टार्टिंग में 1 0, थर्ड रो की स्टार्टिंग में 1 0 और आप चाहते हैं 0 लीड करे, मतलब अगर सेकंड रो में 1 0 दिख रहा है तो थर्ड रो में कम से कम कंटिन्यूअसली, लगातार, ये नहीं कि 1 0 यहां आ जाए, कंटिन्यूअसली 2 0 आना ही चाहिए। मतलब इसको भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहा R3 goes to, सॉरी R2 goes to, R2 goes to क्या R2 + 2 × R3, देखिएगा बन रहा है कि नहीं, ये लिख दिया 1 - 1 0 0। आपने कहा कि R3 में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 2 0 ही रहेगा और 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0 आएगा।
लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -4 के 5 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आपका काम हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ हो गया 0 -2 1, लेकिन अभी भी 0 लीड नहीं किया, यहाँ एक 0 तो यहाँ भी एक ही 0 है, हमको तो चाहिए लगातार 2 0, और लगातार जो 0 बनाने के लिए अब इसको आसानी से 0 बना सकते हैं। कह सकते हैं किस रो में है, थर्ड रो में, तो कहा R3 गोज टू R3। अब ये -2 है, और -2 में 2 ऐड करना पड़ेगा, ऐड का साइन लगा दिया, प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, किसका यूज करेंगे, R2 का, ये लिख दिया R2। अब इसको आप देखेंगे तो देखेंगे 1 आ गया, -1 0, इसमें कुछ किया नहीं, 0 1 0 और एक 0, इसमें जब 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, और -2 + 2 0 आ गया, यहाँ तो 1 का 1 ही रह गया, ये। अब देखेंगे आपकी ये जो मैट्रिक्स है, आप कह सकते हैं अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में भी है, और दूसरा कह सकते हैं इकहान फॉर्म में भी है। अब अगर आप इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बता सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, तो यह भी पूरी तरह नॉन जीरो है, ये भी पूरी तरह नॉन जीरो है, और यह इसमें 2 जीरो है, लेकिन कम से कम एक नंबर तो आया हुआ है, इसका मतलब यह भी पूरी तरह क्या है, नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हुए। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 हो गया, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं वो भी देखा जाए, नंबर ऑफ अननोन्स, तो नंबर ऑफ अननोन्स देखेंगे वो कितने हैं, A1 A2 A3, 3 अननोन्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 3। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ तो ये हो गया, सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो आपने यहाँ जब डिफिनीशन दिया था लीनियर सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए, या सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की जो डेफिनेशन दिया था, उसमें कहा था आपने कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इनडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इनडिपेंडेंट होंगे यदि, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए था कि सारे के सारे अननोन क्या जाएं, इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर सारे के सारे अननोन 0 नहीं आए हैं, देखें हाँ सर, तो कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट था, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपने कहा था कि सारे के सारे अननोन इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, और सारे के सारे अननोन इक्वल्स 0 आ रहे हैं या नहीं, का नाउ इसके लिए क्या किया आपने, कहा AX या AX इज इक्वल टू 0 नल वेक्टर, A जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आपको मिली है 1 -1 0 0 1 0 0 0 1, थोड़ा सा लंबा कर दिया है, और यक्स का मतलब जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपने लिया है x1 x2 x3, तो ये लिख दिया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। अब सॉरी A1 AX ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3, और X जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा 1 इंटू A1 मीन्स A1, -1 इंटू A2 मीन्स -A2, 0 इंटू A3 दैट इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ऐसे 0 इंटू A1 1 इंटू A2 0 इंटू A3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। 0 इंटू A1 0 इंटू A2 1 इंटू A3, तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा A3 इज इक्वल टू 0, तीसरा मिल। अब 2 और 3 का यूज अगर इक्वेशन 2 का यूज इक्वेशन नंबर 1 में करें का देयरफॉर A1 इज आल्सो 0, तो अब आप देखेंगे जो A1 A2 A3 आए हुए हैं ईच अननोन आर इक्वल टू 0। आपने डेफिनेशन भी दिया था कि सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब A1 प्लस x1 A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x3
plus a3 into x3 is equal to 0 will implies a1 equals a2 equals a3 is equal to 0. So each unknown will be equal to 0. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि since a1 a2 a3 each unknown scalars becomes 0, therefore the given set of vectors are linearly independent. It's okay. तो ये तो रहा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे दिखाते हैं कि वह लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट के बजाय, इंडिपेंडेंट के बजाय अब देखा जाए लीनियरली डिपेंडेंट कैसे दिखाते हैं। जस्ट इसी को रिवर्स करेंगे हम लोग, तो वो भी एक क्वेश्चन करके देख लिया जाए, फिर इसके बाद इस पर और हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द वेक्टर्स, एग्जामिन द वेक्टर्स x1 equals 1 1 0 t transpose of this, x2 equals 3 1 3 transpose of this, and x3 is equal to 5 3 3 and also transpose of this. 3 set of vectors आपको दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है दिखाइए कि they are linearly dependent. Examine the vectors are linearly dependent. Yeah, linearly dependent, and find the relation. Find the relation. चलिए भाई इसकी भी बात करते हैं। जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दिया गया है, पहले आप ये कह सकते हैं गिवन दैट 3 सेट ऑफ वेक्टर्स हैं x1 x2 x3, लेकिन कहा जा रहा है x1 is the first set of that vector which will be in the form of transpose of this matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है वो भी आप जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में हम ट्रांसपोज करते हैं। चूंकि यहाँ जो मैट्रिक्स दी गई है वो रो मैट्रिक्स है, कहा जा रहा है इस रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा। इट्स ओके। यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि इस रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा सेकंड सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, और इस रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वह हमारा थर्ड सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। तो गिवन दैट पहला सेट ऑफ वेक्टर्स लिखा x1 equals 1 1 0, ट्रांसपोज कर दिया गया, समझ में। दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं x2 is equal to 3 1 3। तीसरा सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं x3 is equal to 5 3 3। क्लियर? 3 सेट ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने ले लिए। क्लियर? अब जो 3 सेट ऑफ वेक्टर्स लिया इसको क्लियर क्या करना है कि these 3 set of vectors are linearly dependent। तो आप इस तरीके से लिखेंगे for linearly dependent comma we have, आप ऐसे भी लिख सकते हैं for linearly dependent और independent भी है, वो तो बाद में डिसाइड होता है। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू ये नल वेक्टर 0, और 0 इज ये नल वेक्टर, जिसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का। फिर ये भी क्लियर कर दिया जाए, फिर 0
is a null vector. नल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके सारे एलिमेंट 0 है. नाउ A1 अननोन है, x1 दैट इज 1 1 0, ये लिख दिया, प्लस A2 x2, x2 इज 3 1 3, प्लस A3 x3 that is 5 3 3 is equal to 0 0 0 0. नल मैट्रिक्स होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपको दे देगा 1 इंटू A1 प्लस 3 इंटू A2 प्लस 5 इंटू A3 इज इक्वल टू 0. ये पहला सेट ऑफ इक्वेशन हो गया. दूसरा ऐसे होगा A1 प्लस A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0. तीसरा सेट ऑफ इक्वेशन होगा 3A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0. ये 3 सेट ऑफ इक्वेशंस होगा. मतलब सिस्टम ऑफ, देखेंगे कुछ इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन which is system of homogeneous equations. हो गया सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन. अब इसको हमें सॉल्व करना है. चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस में आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हर हालत में एग्जिस्ट करता है. और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तो निकालते कैसे हैं? तो उसका पहला ही लाइन है कि फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं. तो कहा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डिनोट कर दिया कैपिटल ए से, इज इक्वल टू होगा क्या? कोफिशिएंट्स को कम. A1 का कोफिशिएंट 1, A2 का कोफिशिएंट 3, A3 का कोफिशिएंट 5, A1 का कोफिशिएंट 1, A2 का कोफिशिएंट 1, A3 का कोफिशिएंट 3. यहाँ A1 नहीं, इसका मतलब A1 का कोफिशिएंट 0, A2 का कोफिशिएंट 3 और A3 का कोफिशिएंट भी 3. ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स. अब इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना होगा. रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होने के साथ साथ अगर 1 रहे तो बेहतर है. तो यहाँ 1 है. अब इसकी हेल्प से हम इसके रिमेनिंग फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे. तो फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट तो 0 है ही पहले से, लेकिन सेकंड एलिमेंट 0 नहीं है. सेकंड एंट्री को 0 बनाना है और वह सेकंड एंट्री आ किस रो में रहा है? सेकंड रो में. तो आपका जवाब होगा लिखने के समय का R2 गोज टू R2, 1 माइनस 1 इंटू R1. ये लिख दिया आपने. सिंप्लीफाई करेंगे तो देखा जाए क्या मिलता है? 1 3 5. इट्स ओके. 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा. 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा. 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा. ये आपका ऐसे ही रह जाएगा 0 3 3. इट्स ओके. अब हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 आ जाए. तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 लाने के लिए कहा R2 गोज टू -1/2 इंटू R2. ये लिख दिया गया. सिंप्लीफाई करेंगे तो देखा जाए अब क्या आएगा? तो जाएगा 1 3 5 0 1 1 0 3 3. 0 को लीड कराना है. अब जब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बना चुके हैं आप, तो इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले को क्या बनाना है? 0 बनाना है. किस रो में है? थर्ड रो में. का R3 गोज टू R3 दैट इज 3 माइनस 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3. हेल्प किसका लेंगे? R2 का. अब जो आपको
मैट्रिक्स मिलेगी, वह होगा 1 3 5, ये 3 है, 1 3 5, 0 1 1, 0 फिर रह जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 0 लीडिंग ऑर्डर में है। 0 लीडिंग ऑर्डर में, तो यहां से अब आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बता सकते हैं। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे इस मैट्रिक्स में, तो ये फर्स्ट रो ऐसा है जो पूरी तरह नॉन जीरो, सेकंड रो भी पूरी तरह नॉन जीरो, लेकिन थर्ड रो पूरी तरह जीरो है। तो हेंस या हियर, अब आप कह सकते हैं बाई इकहान फॉर्म, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया 2, और नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, n से इसको डिनोट करते हैं, वो कितने हो गए, दैट इज 3। कैसे, a1 a2 a3, नंबर ऑफ अननोन 3, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2। तो आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में बताया और समझाया गया था कि यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन इक्वल नहीं है, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो उस कंडीशन में जो दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन होगा वह इनफाइनाइट सलूशन को कंटेन करेगा, मतलब मेनी सलूशंस को कंटेन करेगा। ठीक है, हियर दैट इज n माइनस r, n दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स 3, r that is rank of coefficient matrix 2 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1. It shows that one solution will be linearly independent, का ये तो शो कर रहा है कि मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और मेनी सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन ऐसा होगा रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन में से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वही संख्या ये बताएगी कि कितने सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ तो पहला सवाल यही था, दिखाइए कि ये दिए गए सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये तो यहाँ से एक तरीके से हम लोगों ने कह लिया कि दिए गए सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो भी हम दिखा सकेंगे कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाउ, वो भी विचार करते हैं। नाउ अब क्या कहा, ax इज इक्वल टू 0, कहा ये भी करते हैं। तो एक्सेस आपके यही है जो मॉडिफाइड हुए हैं, तो क्या 1 3 5 0 1 1 0 0 0, और फिर ए की बात करते हैं, अननोन्स, तो आता है a1 a2 a3 इज इक्वल टू 0, दैट इज नल मैट्रिक्स 0 0 0, ये आपके सामने लिख दिया गया। अब अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो इसको सॉल्व किया जाए। तो 1 इंटू a1 दैट इज a1, 3 इंटू a2 3a2, 5 इंटू a3 दैट इज 5a3 इज इक्वल टू 0, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट 0 इंटू a1 0 हो जाएगा, 1 इंटू a2 दैट इज a2, 1 इंटू a3 दैट इज a3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखेंगे 0 इंटू a1 प्लस 0 इंटू a2 प्लस 0 इंटू a3 इज इक्वल टू 0, सबके सब 0 हो गए। अब आपके सामने देखेंगे क्लास 6, 7th मैथ 8th की जो आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं उसके अनुसार आप देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ अननोन 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं,
ऑब्वियसली इसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ अननोन्स 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2, इसका मतलब ये आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नहीं सॉल्व किया जा सकता तो उपाय क्या है? तो आपने पहले ही कह रखा है कि एक सलूशन तो हम इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे। तो इसका मतलब A1, A2, A3 में से किसी एक को हम इंडिपेंडेंटली चूज कर लें, स्वतः चूज करें। तो अगर हम A2 को चूज करें तो A3 की वैल्यू मिल जाएगी, और A3 मिल गया, A2 मिल गया तो A1 निकाल लेंगे। अगर हम A3 को चूज करें तो A2 मिल जाएगा, और फिर A2 A3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे तो A1 मिल जाएगा। तो अब इसलिए अब हम ये करके देखते हैं क्या सूटेबल रहेगा, ये आपको सोचना है। हमने कहा मान लेते हैं लेट A3 इज इक्वल टू K। एक सोल्यूशन अननोन लिया है जहां K 0 नहीं है, शुड बी नोटेड। तो लेट A3 इज इक्वल टू K का देन फ्रॉम इक्वेशन 3 A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस K। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 का यूजिंग आपका फ्रॉम वन पे आते हैं। A1 प्लस 3A2, A2 इज माइनस के तो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3K, इतना आ जाएगा, प्लस 5A3 एंड A3 इज आल्सो K, तो 5K इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा A1 इज इक्वल टू माइनस 3K प्लस 5K दैट इज इक्वल टू 2K। ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा माइनस 2K। तो देखेंगे जो A1, A2, A3 मिले हैं, A3, A2, A1, तो आप यहां से कह सकते हैं कि सिंस A1, A2, A3 not all are 0, therefore by definition the given set of vectors are linearly dependent। तो इसके पहले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया था उसमें कहा गया था दिखाइए कि द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इस प्रॉब्लम में कहा गया था दिखाइए कि दिया गया सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो दोनों से ही समझ में आ गया होगा, एक में सारे अननोन 0 आ रहे थे और एक में जो A1, A2, A3 की वैल्यूज आई हुई हैं, A1, A2, A3, ये सारी वैल्यूज 0 नहीं हैं। तो आपने कहा चूंकि ये 0 नहीं है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनके साथ एक चीज और कहा गया है कि देन फाइंड द रिलेशन। तो फाइंड द रिलेशन या एस्टेब्लिश द रिलेशन। तो चलिए भाई रिलेशन एस्टेब्लिश करने पे आते हैं। ये आपको दिया गया था, आपने ये अज्यूम कर रखा था कि फॉर लीनियरली डिपेंडेंट द सेट ऑफ वेक्टर्स A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0। अब जो A1, A2, A3 की वैल्यूज आपने ऑब्टेन किया है उन वैल्यूज को ला करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दिए गए हैं उनके बीच और जो अननोन स्केलर्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने कहा यूजिंग या पुटिंग द obtained values of A1, A2 and A3 in equation 1 we get, रखते हैं A1 इक्वल्स देखा जाए आपका आया था -2K,
तो -2k इंटू x1 प्लस a2 इज इक्वल टू देखा जाए क्या आया है, तो आपने कहा है -k, तो -k इंटू x2 प्लस a3 इज इक्वल टू देखा जाए तो a3 इज इक्वल टू आपको मिला हुआ k, ये आपने एज्यूम कर रखा था, x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में हम k तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर k कॉमन लें तो हो जाएगा -2 इंटू x1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सिंस k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर रिमेनिंग में भी इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं -2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ रीजन भी लिख दिया, क्यों ऐसा, k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर k 0 हो जाएगा तो k 0 होने की जगह पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब a1 a2 a3 तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। और अगर तीनों के तीनों 0 हो गए तो उस कंडीशन में जो दिया गया सेट ऑफ वेक्टर्स है वह लीनियरली डिपेंडेंट होने के बजाय वह लीनियरली इनडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी कारण आपने कह रखा है कि इस पूरे सेट ऑफ वेक्टर्स में k तो 0 नहीं हो सकता, और अगर k 0 नहीं हो सकता है तो जो रिजल्ट आ रहा है ये, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो मिला है इसी को कह सकते हैं which is required relation, which is required relation, ये आ गया आपका। तो आपको बेसिकली हम लोगों ने आज जो जानने और समझने की कोशिश किया उसमें आपसे कहा गया कि लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की बात हो रही है, और वेक्टर्स में क्या गया, किसी सेट ऑफ वेक्टर्स आपने लिया x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का दीज सेट ऑफ वेक्टर्स, फिर से थोड़ा सा आपको सेट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग। सेट ऑफ वेक्टर्स जो आपने लिया था, ये लिया था x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपने कहा था xn, कहा था ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और लीनियरली इनडिपेंडेंट होंगे यदि इसमें हम अननोन स्केलर से a1 x1 प्लस a2 x2, मतलब यह लिया अननोन स्केलर से a1 a2 a3 एंड डॉट डॉट an का इन अननोन स्केलर से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हुए अगर हम सम करें इस तरीके से, प्लस an xn है ये an xn इज इक्वल टू 0, जीरो को आपने कहा था नल वेक्टर्स, कहा था ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे यदि जो ये a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये जो रहे हैं इनके बारे में कहा नॉट ऑल आर 0, सबके सब 0 ना हो। और यहाँ कहा गया कि इंडिपेंडेंट कहलाएंगे यदि a1 a2 a3 an जो अननोन स्केलर्स आप चूज कर रहे हैं वह सब के सब क्या हो जाए, ऑल आर 0, सब के सब क्या आ जाए 0। तो एक लाइन की डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे या सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे यदि प्रत्येक अननोन स्केलर 0 नॉट 0 है या 0, नॉट ऑल 0 देन डिपेंडेंट, ऑल आर 0 देन इंडिपेंडेंट, दैट्स ऑल। अब इस पर थोड़े से प्रॉब्लम्स को हम लोग
अगले टर्न पर और करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर समाप्त करके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स।